जय हिंद दोस्तों। खान सर का डेली जीके जीएस टेस्ट नंबर 37 को डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले 1 से लेकर 36 टेस्ट का ऑलरेडी डिस्कशन कराया जा चुका है। और जो आप लोग टेस्ट को नहीं लगाए हैं, आप लोग सभी जाकर टेस्ट लगा लीजिए, जो कि प्लेलिस्ट बना दिया गया है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सभी टेस्ट आप लोग लगा लीजिएगा। ये सभी महत्वपूर्ण हैं, जो कि जितने भी एग्जाम में जीके जीएस प्रश्न पूछता है, इसी टेस्ट के क्वेश्चंस आने वाले हैं। तो सभी लोग आप लोग टेस्ट लगा लीजिएगा, जितने भी एग्ज़ाम है, जैसे कि बिहार पुलिस है, बिहार दरोगा है, बीपीएससी है, बीएसएससी है, या फिर एसएससी के कोई एग्ज़ाम है, रेलवे का कोई एग्ज़ाम है, सभी एग्ज़ाम में जीके जीएस क्वेश्चन पूछता ही है। और इस टेस्ट को अगर आप लगाते रहिएगा तो यहीं से क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा। चलिए आप लोग फटाफट टेस्ट को लगा लीजिए और आप लोग आंसर कमेंट कीजिएगा, आप लोगों को कितना आंसर आ रहा है। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। आप लोग आंसर कमेंट करते रहिए, और जो लोग नए आ रहे हैं, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आने वाले अगले वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। और लाइक कर दीजिएगा वीडियो को और शेयर कर दीजिएगा। चलिए हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है। कह रहा है कि उपरोक्त में से कौन सा कथन सही नहीं है, यानी बताना इसमें कौन गलत है। बताना इसमें कौन गलत है। पहला क्या कह रहा है कि मोनोजाइट एवं इल्मेनाइट के भंडार महानदी डेल्टा में भी पाए जाते हैं। बिल्कुल सही है, पहला देखेंगे बिल्कुल सही है। उसके बाद दूसरा हम लोग देखेंगे क्या कह रहा है। दूसरा याद रखिएगा, कह रहा है कि नाभिकीय ऊर्जा का जो एक नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत होता है, नाभिकीय ऊर्जा का क्या होता है, अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत होता है। बिल्कुल ये भी सही है। और नेक्स्ट देखिए कि यूरेनियम निरपेक्ष धारवार चट्टानों से मिलते हैं, ये भी तो सही है। न कि अगला क्या कह रहा है कि परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना देखेंगे तो 15 अगस्त 1954 में हुआ है। नहीं, गलत हो जाएगा। 54 में नहीं हुआ है, ये 1948 में हुआ। कब हुआ है? 1948 में हुआ है। तो यही गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? यही गलत हो जाएगा। इसमें देखेंगे तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा प्रश्न को, और बाकी पॉइंट याद रखिएगा। चलिए सेकंड नंबर प्रश्न का आप लोग उत्तर बताइए कि निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। इसमें बताना है कौन है कि गलत है, कौन है कि गलत है बताना है। चलिए बताइए 2 नंबर में कौन गलत है। इसमें देखिए पहला क्या कह रहा है, तारापुर कहाँ है? महाराष्ट्र में है, ये तो सही है। उसके बाद देखिए कैगा, कैगा तमिलनाडु में है। नहीं, गलत हो जाएगा। कैगा जो कि तमिलनाडु में नहीं हो जाएगा, ये कहाँ हो जाएगा? कर्नाटक में हो जाएगा। कहाँ हो जाएगा? कर्नाटक में हो जाएगा। यहाँ से याद रखिएगा, कर्नाटक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कर्नाटक हो जाएगा। तो यही गलत हो जाएगा। बाकी ये देखेंगे तो कल्पकम तमिलनाडु, नरोरा उत्तर प्रदेश। और ये सभी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न थर्ड नंबर देखिए कि एशिया महाद्वीप में मानसूनी जलवायु मुख्यतः पाई जाती है। बताइए मुख्यतः कहाँ कहाँ पाई जाती है, इसका आप लोग उत्तर दीजिए। चलिए इसका उत्तर आप लोग कमेंट कीजिएगा, इसका उत्तर आप लोग कमेंट कीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है कि जैव ईंधन के उत्पादन के लिए निम्नलिखित में से किनका उपयोग कच्चे माल के रूप में हो सकता है। बताइए। 4 नंबर का उत्तर दीजिए आप लोग। 3 नंबर का बताइए आप लोग क्या हो जाएगा। 3 नंबर का, 3 नंबर का याद रखिएगा, जो कि कौन हो जाएगा। इसमें केवल दक्षिण एशिया आएगा। दक्षिणी एशिया क्या आ जाएगा? दक्षिणी एशिया आ जाएगा। केवल एक आ जाएगा। केवल एक किसमें है? ये तो सभी में केवल एक ही दिख रहा है। इसमें कोई मान लीजिए ये फिर ए है या फिर सी। नहीं, इसमें ये नहीं होगा, इसमें और भी होगा। जैसे कि देखेंगे तो दक्षिणी एशिया भी होगा, और एक कौन हो जाएगा? पश्चिमी एशिया तो नहीं होगा, ये गलत हो जाएगा। और दक्षिणी पूर्वी एशिया ये भी हो जाएगा। 2 होगा, जो कि एशिया महाद्वीप में मानसूनी जलवायु अगर मुख्यतः देखेंगे तो दक्षिण एशिया में पाया जाता है, और दक्षिणी पूर्वी एशिया में, क्योंकि ये भी दक्षिणी भी हो जाएगा। तो इसमें देखिए कौन हो जाएगा? सी हो जाएगा, क्योंकि 1 और 3 बिल्कुल सही आंसर है। क्या हो जाएगा? सी राइट आंसर हो जाएगा। और चलिए 4 नंबर का उत्तर दीजिए कि जैव ईंधन के उत्पादन के लिए निम्नलिखित में से किनका उपयोग कच्चे माल के रूप में हो सकता है। चलिए बताइए, बताइए किसका हो सकता है। चलिए इसका उत्तर आप लोग दीजिएगा, इसका उत्तर आप लोग कमेंट में दीजिए क्या हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि हाल ही में राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक जारी किया गया है, तो इसके संदर्भ में कौन सा कथन पर विचार कीजिए। उसमें बताना है कौन सत्य है। 3 कथन दिए गए हैं, तीनों में देखना है कौन सही है। पहला क्या कह रहा है कि इसे कर ऊर्जा दक्षता ब्यूरो द्वारा जारी किया जाता है, और जो कि पर्यावरण मंत्रालय के अंतर्गत ही कार्यरत होता है।
नहीं, गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। अगला है कि ऊर्जा दक्षता सूचकांक का यह 5वां संस्करण है, ये भी सही है। और ऊर्जा दक्षता जो कि ब्यूरो को स्थापना कब हुआ था? 2022 नहीं होगा, यहाँ 2002 होगा। क्या हो जाएगा? 2002 हो जाएगा। 2002 को ऊर्जा संरक्षण अधिनियम 2001 के तहत ही की गई थी, याद रखिएगा। तो इसका राइट आंसर देखेंगे तो कौन हो जाएगा? दोनों सही है। 2-3 किस में है? ऑप्शन नंबर सी में हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी में 2-3 सही है। अगला प्रश्न है कि पंचेश्वर परियोजना एक द्विराष्ट्रीय जल विद्युत परियोजना यह अवस्थित है। बताइए कि पंचेश्वर परियोजना एक द्विराष्ट्रीय जल विद्युत परियोजना अवस्थित है। कहाँ अवस्थित है? यहाँ से प्रश्न याद रखिएगा, ये उत्तराखंड नेपाल में अवस्थित है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी। और अगला प्रश्न है कि 29,876 ओरन क्या है? ये गलत हो जाएगा, इसमें अंक डाल दिया गया है। केवल इसमें बताइए कि ओरन क्या है। ओरन क्या है? ओरन जो कि एक प्रकार का देववन है, जिसे पवित्र भी कहा जाता है, और ये देव स्थान के आसपास की गोचर भूमि जहाँ लकड़ियाँ काटना वर्जित होता है। ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न का उत्तर दीजिए। अगला प्रश्न है कि ब्रिटिश भारत में सैन्य बल पर केंद्रीय राजस्व का कुल कितना % व्यय होता है? कितना % व्यय होता है? तो 40%। कितना होता है? 40%। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कितना होता है? 40% होता है। तो यहाँ से सभी प्रश्न याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न बताइए कि दादा भाई नौरोजी द्वारा प्रतिपादित अफवाह सिद्धांत यानी ड्रेन थ्योरी की सही परिभाषा नीचे के किस स्थान में आती है? बताइए कौन सही है इसमें, यही पूछ रहा है। चलिए 9 नंबर का उत्तर दीजिए, कौन सही हो जाएगा इसमें? 9 नंबर का उत्तर दीजिए आप लोग। 9 नंबर यहाँ से देखेंगे तो बी वाला सही है, जो कि भारत की जो कि राष्ट्रीय संपदा और एक भाग अथवा कुल वार्षिक उत्पाद जो कि ब्रिटेन को निर्यात कर दिया जाता था और जिसके लिए भारत को कोई वास्तविक प्रतिफल नहीं मिलता था। ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट बताइए कि निम्नलिखित में से किसने विकास के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? किसने किया था? काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जो कि याद रखिएगा, यह दादा भाई नौरोजी किए थे। किसने किया था? दादा भाई नौरोजी। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और दादा भाई नौरोजी के बारे में कुछ याद रखिएगा, जैसे कि यह 3 बार कांग्रेस अधिवेशन में भाग लिए थे, जिसमें कि उत्तराखंड के जो कि क्या कहें, हाउस ऑफ कॉमन भी रहे हैं। याद रखिएगा, हाउस ऑफ कॉमन भी रहे हैं दादा भाई नौरोजी। और यहाँ से याद रखिएगा कि अगर इसमें 3 कांग्रेस अधिवेशन में देखेंगे महत्वपूर्ण, तो 1906 वाला हो जाएगा, जो कि कलकत्ता में स्वराज शब्द का प्रयोग किया गया था। और किसने कहा, यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा, किसने कहा था कि भारत आने के 1 साल बाद भारत भ्रमण किए? किसने कहा था? तो गांधी जी के लिए राजनीतिक गुरु कौन थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले ने कहा था। किसने कहा था? गोपाल कृष्ण गोखले ने। यहाँ से प्रश्न याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, सभी प्रश्न याद रखिएगा यहाँ से। नेक्स्ट प्रश्न बताइए, 11 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि द इंडियन वार इंडिपेंडेंस 1857 की क्रांति किसने लिखी? काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यहाँ से कई बार आपके एग्जाम में देखने को मिलता है। याद रखिएगा किसने लिखी है। तो 11 नंबर के याद रखिएगा किसने लिखी है। किसने लिखा है? तो बी.डी. सावरकर ने। बी.डी. सावरकर। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी.डी. सावरकर हो जाएगा। यहाँ से याद रखिएगा बी.डी. सावरकर हो जाएगा। बी.डी. सावरकर याद रखिएगा। और यहाँ से एस.एस. सेन के बारे में जान लीजिए। एस.एस. सेन जो कि राज्य विद्रोह कहना उचित नहीं है इसमें, क्योंकि इसे केवल सैनिक विद्रोह भी नहीं कहा जा सकता है। ये किसने कहा था? तो एस.एस. सेन ने। किसने कहा था? एस.एस. सेन ने कहा था। यहाँ से प्रश्न याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न का उत्तर दीजिए। प्रश्न है कि लॉर्ड कैनिंग ने जो कि 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र पढ़ा, तो निम्नलिखित में से क्या सही था? इसमें बताना है क्या सही था, बताइए इसमें क्या सही था। इसमें देखेंगे तो पहला ही सही है। पहला ही सही है, याद रखिएगा, जो कि क्या हो जाएगा कि भारत शासन की जो कि बागडोर कंपनी के हाथों में निकाल कर काउन के हाथों पर चला गया था। काउन के हाथों में चला गया था, जो कि राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ये तो सही है, लेकिन इसमें क्या पूछ रहा है कि नहीं है, तो नहीं है तो आगे पढ़ना पड़ेगा इसमें। चलिए ऑप्शन आगे देखते हैं।
आगे दूसरा नंबर पॉइंट देखिए क्या कह रहा है कि ब्रिटिश सरकार जो कि भारतीय मामलों को लेकर सीधा उत्तरदायी होगा। ये भी तो सही दिख रहा है, सही है। भारतीय रजवाड़ों को यथास्थिति बनाए रखने की कई बात कही गई थी, बिल्कुल सही है। लॉर्ड डलहौजी की जो कि हड़प नीति समाप्त हो गई, किंतु भारतीय नरेश को गोद लेने का अधिकार नहीं था। ये गलत हो जाएगा, क्या हो जाएगा, क्योंकि हो गया था अधिकार, यहाँ गलत हो जाएगा। ये सही है कि जो डलहौजी के समय हड़प नीति समाप्त हो गई थी, लेकिन भारतीय नरेश को गोद लेने का अधिकार था, हो गया था अधिकार, याद रखिएगा। चलिए यहाँ से देखिए, कई बार एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है, पूछेगा कि 1828 और 1833 में हुए आहोन विद्रोह का क्षेत्र बताइए। आहोन नहीं होगा, इसमें अहोम होना चाहिए। क्या होगा, अहोम विद्रोह होना चाहिए, अहोम विद्रोह। और अगर अहोम विद्रोह देखेंगे तो यह हो जाएगा असम। क्या हो जाएगा, असम में अहोम विद्रोह होता है। और यहाँ से अहोम विद्रोह की कई बार आपके एग्जाम में प्रश्न पूछा है। चलिए बताइए कि बल युग्म यानी कपल्स का ईसाई मात्रक क्या होता है। कपल का ईसाई मात्रक क्या होता है, जिसका ईसाई मात्रक याद रखिएगा न्यूटन इंटू मीटर। ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सी। अगला प्रश्न है कि जब ध्वनि स्रोत और श्रोता के बीच अपेक्षित गति होती है तो श्रोता को ध्वनि की आवृत्ति बदलती है। यह बदलती है, याद रखिएगा, यह बदलती है डॉपलर के प्रभाव पर। डॉपलर के प्रभाव पर बदल जाती है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। 16 नंबर प्रश्न का उत्तर दीजिए कि निम्नलिखित में से कौन भार से संबंधित है। बताइए भार से संबंधित कौन संबंधित, गलत बताना है इसमें, गलत। देखिए यह पृथ्वी के द्वारा लगाया गया एक आकर्षण बल होता है, यह भी सही है। इसमें दिशा और परिणाम दोनों होता है, बिल्कुल सही है। यह स्थान पर निर्भर नहीं करता है। बताइए सही कि गलत है। जबकि करता है, ये गलत हो जाएगा। जबकि क्या है, करता है। और इसका सही मात्रक देखेंगे तो न्यूटन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, न्यूटन। ये सही हो जाएगा। इसमें गलत पूछ रहा था तो गलत ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सी। चलिए अगला प्रश्न का उत्तर दीजिए कि जब किसी पदार्थ का उपचयन होता है तब उस पदार्थ में डैश डैश, तब उस पदार्थ में, याद रखिएगा, तब उस पदार्थ में क्या होता है। बताइए 17 नंबर का उत्तर दीजिए। तब उस पदार्थ में उपरोक्त में से कुछ भी हो सकता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डी। अगला प्रश्न है कि फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम का उपयोग किसकी दिशा ज्ञात करने के लिए किया जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है और यहाँ से प्रश्न आपके एग्जाम में कई बार पूछा जाता है, याद रखिएगा। यहाँ से इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जो कि प्रेरित धारा। क्या हो जाएगा, प्रेरित धारा को किया जाता है। तो यहाँ से प्रश्न याद रखिएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। और 18 नंबर से कई बार क्वेश्चन पूछेगा, जैसे कि पूछ देगा कि फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम से बारे में, तो याद रखिएगा यह जनरेटर पर लागू होता है। और इसमें प्रेरित धारा या ईएमएफ दिशा ज्ञात करने के लिए किया जाता है। और इसका एक ट्रिक याद रखिएगा, जो कि कई बार यहाँ से ट्रिक से क्वेश्चंस बन जाते हैं, जैसे कि अंगूठा तर्जनी मध्यमा, यानी याद रखिएगा फादर मदर चाइल्ड। फादर मदर चाइल्ड से सभी यहाँ से प्रश्न बन जाएंगे। जैसे कि फादर में देख लीजिएगा तो फादर मान लीजिए अंगूठा को, तर्जनी मदर मान लीजिए तर्जनी को, और माध्यम मान लीजिए जो कि चाइल्ड को। उसी प्रकार एफ से देखेंगे तो फोर्स हो जाएगा, तो अंगूठा में फोर्स लगता है। तर्जनी यानी मदर मान लीजिए तो एम से मदर, एम से मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा। सी से चाइल्ड हो जाएगा, जो कि माध्यम के लिए है, तो इसमें करंट हो जाएगा। तो इस ट्रिक को अगर याद रखिएगा तो कुछ भी पूछेगा, जैसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि फ्लेमिंग के दाएं हाथ नियम में जो कि अंगूठा कौन सा दिशा प्रदर्शित करता है। बताइए कौन प्रदर्शित करता है, तो फोर्स हो जाएगा। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न का उत्तर दीजिए कि एक साधारण आवर्धन ग्लास में निम्नलिखित में शामिल हैं। क्या शामिल है इसमें, बताइए। 19 नंबर का आप लोग प्रश्न का उत्तर दीजिए। 19 नंबर क्या कह रहा है, याद रखिएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जो कि छोटी फोकस लंबाई के उत्तर लेंस हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डी राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है कि फिटकिरी, बताइए फिटकिरी का रासायनिक नाम पूछ रहा है। और यहाँ से भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिला है, कई एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है। सूत्र डायरेक्ट पूछ देता है, जैसे कि बिहार पुलिस का तो फेवरेट है, सूत्र कभी कभी पूछ देता है। पीओपी का सूत्र पूछ देता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस पूछ देता है, सभी का सूत्र पूछ देता है, याद रखिएगा। पीओपी का देखेंगे फिटकरी का, तो रासायनिक नाम पूछ रहा है, तो रासायनिक नाम जो कि हो जाएगा पोटेशियम एल्युमिनियम सल्फेट हो जाएगा। पोटेशियम एल्युमिनियम सल्फेट, जो कि राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। और यहाँ से सूत्र भी याद रखिएगा, जो कि K2SO4.Al2 फिर SO4 का होल ट्वाइस हो जाता है, N2 24H2 हो जाएगा। इसका बड़ा थोड़ा सूत्र है, देख लीजिएगा।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का उत्तर दीजिए। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसका उपयोग प्रथम विश्व युद्ध के दौरान रासायनिक हथियार के रूप में किया गया था। इसमें किसका उपयोग किया गया था याद रखिएगा, जो कि इसमें किया गया था, बताइए। 21 नंबर का उत्तर दीजिए आप लोग। 21 नंबर क्या याद रखिएगा, इसमें यूज किया जाता है, इसमें मास्टर गैस का भी यूज़ किया जाता है, ल्यूकोसाइड का भी किया गया था और फोस्जीन का भी यूज़ किया गया था। ऑप्शन में इसमें डी देखेंगे तो इन सभी का यूज़ जो कि प्रथम विश्व युद्ध के दौरान किया गया था। अगला प्रश्न है कि रोल गोल्ड या कृत्रिम सोना डैश डैश का मिश्रण होता है। ये डैश डैश किसका मिश्रण होता है, तो यह मिश्रण होता है तांबा और एल्युमिनियम का। तांबा और एल्युमिनियम का होता है, तांबा और एल्युमिनियम का। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि ऑरिक क्लोराइड निम्नलिखित में से किसका यौगिक है। ऑरिक क्लोराइड निम्नलिखित में से किसका यौगिक है। यहाँ से देखेंगे तो सोना का हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सोना का। और ऑरिक क्लोराइड का सूत्र याद रखिएगा AuCl3। AuCl3 क्या हो जाएगा, ऑरिक क्लोराइड का सूत्र हो जाएगा। चलिए यहाँ से पॉलिटी का क्वेश्चन है। इसमें देखिए इस टेस्ट में काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें जीके जीएस भी है, साथ में करंट अफेयर्स भी डाल दिया गया है, ताकि करंट अफेयर्स भी छूटे ना। चलिए बताइए कि संसदीय व्यवस्था वाली सरकार वह होती है जिसमें क्या होती है, तो जिसमें सरकार संसद के प्रति उत्तरदायी होती है, संसद के प्रति उत्तरदायी होती है और उसके द्वारा हटाई जा सकती है। बिल्कुल सही है, इसमें संसद यानी लोकसभा हो जाएगा इसमें। तो इसमें क्या पूछा जाता है, कौन होगी इसमें राइट आंसर, इसमें बी हो जाएगा। बाकी ये देखेंगे तो गलत है, सभी गलत है इसमें। चलिए अगला प्रश्न का उत्तर दीजिए। प्रश्न है कि भारत में एक सशक्त केंद्रीय सरकार के निर्माण में सहायक कारक कौन कौन हो जाएगा। इसमें सहायक कारक कौन कौन हो जाएगा, इसमें देखेंगे तो उपरोक्त में से सभी हो जाएगा, जो कि किसी राज्य के अस्तित्व और उसकी भौगोलिक समस्याओं के अस्थायित्व पर संसद का नियंत्रण, या फिर आपातकालीन प्रावधान, राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति, इकाहरी प्रशासनिक व्यवस्था। ये सभी सही है, राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए इसमें देखिए नेक्स्ट क्या कह रहा है कि इसमें मिलान करने वाला क्वेश्चन है और इसका उत्तर आप लोग दीजिए क्या हो जाएगा। भारत के संविधान के लक्षण हैं और किस देश में ये गृहीत है, यही पूछ रहा है। और यहाँ से प्रश्न याद रखिएगा, बताइए कौन कौन इसका सही हो जाएगा। देखिए इसका आंसर बता दिया जा रहा है, आप लोग इसको मिलान कर लीजिए, क्योंकि आधा प्रश्न इधर दिया है आधा इधर दिया है, कैसे मिलान हो सकता है। याद रखिएगा डीपीएसपी कहाँ से लिया गया है, डीपीएसपी बताइए। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। डीपीएसपी जो कि आयरलैंड से लिया गया है, ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। चलिए अगला प्रश्न है कि उपराष्ट्रपति से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही नहीं है, यानी बताना है इसमें कौन गलत है। तो इसमें देखेंगे तो कौन कौन गलत है। पहला ही गलत दिख रहा है, कह रहा है कि उपराष्ट्रपति बनने के लिए जो कि व्यक्ति के पास जनता के सदन के सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता होनी चाहिए, गलत हो जाएगा। किसी राज्य की जो कि विधायिका का सदस्य इस पद के लिए उम्मीदवार हो सकता है, सही है, ये बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि उपराष्ट्रपति के पद पर कार्यकाल उतना ही होता है जितना कि राष्ट्रपति का होता है, बिल्कुल ये भी सही है। और अगला है कि उसको एक औपचारिक महाभियोग द्वारा पद से हटाया भी जा सकता है, गलत हो जाएगा। इसमें देख पूछ रहा है कौन कौन सही नहीं है, सही नहीं देखेंगे तो 1-4 हो जाएगा। 1-4 किस में, ऑप्शन नंबर सी में हो जाएगा। तो देखिए स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन पूछा जाता है आपके एग्जाम में, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि मूल अधिकारों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और इसमें बताइए कौन सही है। इसमें बताइए कौन सही है। पहला क्या कह रहा है इसमें, पहला देखिए, पहला कह रहा है कि मूल अधिकार राज्य की सीमा निर्धारित करते हैं, अतः केवल राज्य के विरोध उपलब्ध होता है, गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अगला है कि अनुच्छेद 13 देखेंगे तो सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों के यह अधिकार प्रदान करता है कि वे किसी भी मूल अधिकार के उल्लंघन के आधार पर किसी विधि की गैर संवैधानिक या अवैध घोषित कर सकते हैं, ये सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसमें बी हो जाएगा, क्योंकि पॉइंट दूसरा सही है। अगला प्रश्न है कि भारत के संविधान के विभाग 4 में देखेंगे तो निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत के प्रत्येक नागरिक के कर्तव्य के रूप में वर्णित नहीं है। बताइए कौन नहीं है इसमें, बताइए कौन नहीं है। राष्ट्रीय सेवा देना, जो कि जब इसके लिए आहूत किया जाए, ये तो सही है। स्त्री की मर्यादा के लिए अपमानजनक व्यवहार का प्रत्याग, ये भी तो सही दिख रहा है। तीसरा क्या कह रहा है कि एकात्मक राष्ट्रीय संस्कृति को मान देना और उसका परिरक्षण करना, ये गलत हो जाएगा, गलत हो जाएगा। और ये भी सही है कि अन्वेषण और सुधार की भावना विकसित करना। इसमें देखेंगे तो ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा, तो गलत हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि लोक अदालतों के संदर्भ में कथन पर विचार कीजिए।
बताइए और इसमें बताना है कि कौन सही है। पहला क्या कह रहा है कि लोक अदालत को शमनीय एवं अशमनीय दोनों प्रकार के अपराधों पर अधिकार प्राप्त होता है, गलत हो जाएगा। अगला है कि जन उपयोग सेवा से संबंधित मामलों के निपटान के लिए अस्थायी लोक अदालत की व्यवस्था की गई है, ये सही है। इसमें देखेंगे तो केवल कौन सही हो जाएगा, बताइए इसमें कौन सही हो जाएगा।